चाणक्य एजुकेशन फाउंडेशन, अपने आप को आप म्यूट कर सकते हैं सर। मैंने अभी किसी को अनम्यूट नहीं किया। आप नए लिंक पर क्लिक करके जुड़े हैं ना सभी? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। यस सर। चलिए जी। आज आपको स्पेशली जो है सिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग अपने संस्थान के लिए जब कॉल ऑन प्रपोजल पर किसी से संपर्क करते हैं। कॉल ऑन प्रपोजल का मतलब, जैसे कि अभी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा बताया गया था कि इस प्रकार से हमारे पास डोनर्स अवेलेबल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा आपसे आपको बताया गया था कि इस प्रकार से कुछ ग्रांट्स हमारे पास कहीं से सोर्सेज लगे हैं, अवेलेबल है, जिसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस कर दीजिए। तो इसे कहा जाता है कॉल ऑन प्रपोजल। इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इन सभी में जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जी भी बताया था आपको कि बहुत सारी संस्थाओं ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आया। बहुत सारी संस्थाएं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं की। बहुत सारी जगह जो है गलती कर रखी थी। डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे। ठीक है, कईयों ने जो है डबल पीडीएफ बना रखे थे। तो ऐसी जो भी जानकारियां हैं, ऐसी जो भी गलतियां हम करते हैं, कोशिश करेंगे हम उन गलतियों में सुधार कर सकें, आगे से हमसे वो गलतियां ना हो। सभी पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अब अगर लास्ट इंटीमेशन के बाद भी कोई व्यक्ति अनम्यूट रह जाता है, उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, इस मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अपना अपना म्यूट बटन चेक कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं या नहीं। इसके बावजूद अगर बीच में कहीं से डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तो तुरंत उसको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के निवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अपने आप को आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल आप लोगों को जो है इंटीमेशन दे दी गई है। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। कहीं गलती से ऐसा ना हो आपके बैकग्राउंड से शोर आए और ऐसी स्थिति में मुझे आपको मीटिंग से निकालना पड़े। अभी भी कुछ साथी सुनने के बावजूद उनका माइक ऑन है, हालांकि डिस्टरबेंस नहीं आ रही है, लेकिन माइक आपका ऑन है। दैट मीन्स कि आप सुनकर भी बात को इग्नोर कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। इट्स ए फाइनल इंटीमेशन। और अगर ऐसी स्थिति में आपकी ओर से कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तो आपको मीटिंग से जो है बाहर कर दिया जाएगा। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, कई बार इंटीमेट कर दिया गया है। बाद में कोई साथी ये ना कहे कि गलती से हो गए थे सर। हम कहने के बावजूद काफी लोग जो है चलिए जी, बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। जब हम अपने संस्थान के लिए कहीं भी कॉलन प्रपोजल की बात करते हैं, कभी भी हमसे मांगा जाता है, कहीं भी हमसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हमसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, हमें सबसे पहले जो डोनर है या जो मीडिएटर है या संबंधित व्यक्ति जिसके माध्यम से हमसे डॉक्यूमेंटेशंस डिमांड किए गए हैं, उनसे हमें पूछ लेना चाहिए कि हमें ये डॉक्यूमेंटेशन किस वे में रिप्रेजेंट करने हैं। पहली चीज, यानी कि
डॉक्यूमेंटेशन सभी जो है सेपरेट चाहिए, या जो है एक बल्क बंडल, यानी कि जो एक जो कन्वर्ट पीडीएफ होता है, कंप्लीट पीडीएफ होता है, उसमें भी चल जाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज होती है जानने की और समझने की। सबसे पहले इस चीज पर हमें ध्यान देना होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमें हम इस बात के लिए संबंधित व्यक्ति, संबंधित रिप्रेजेंटेटिव या संबंधित डोनर से हम लोग कंफर्म कर लें कि हमें वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करने। सबसे पहली चीज। दूसरी, अगर हमें फंडिंग एजेंसी का नाम पता है या नहीं पता है, दोनों ही स्थितियों को वेरीफाई कर लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमें संबंधित पार्टी के द्वारा, संबंधित व्यक्ति के द्वारा फंडिंग एजेंसी का नाम अगर ओवर कर दिया जाता है, हमसे शेयर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यकीन मानिए कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन पार्ट जो होता है वो भी पूरा हो जाता है। क्योंकि जब आप अपना ईओआई किसी के सामने रखते हैं, जब अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप किसी के सामने रखते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आपके ग्रीटिंग लेटर की, या डिमांड लेटर की, या आपके जो है वेलकम लेटर की। आप उसे जो भी समझें, एक ग्रांट नोट जो हम लिखते हैं, एक अपने लेटर हेड पर हम जो एप्लीकेशन देते हैं, उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। ठीक है, जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने डॉक्यूमेंटेशन को किसी भी फंडिंग एजेंसी, किसी मीडिएटर के माध्यम से किसी भी फंडिंग एजेंसी तक जब हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को पहुंचाने की सोचते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके साथ एक जो है अ, अपना एक एप्लीकेशन ज़रूर दें, अपने लेटर हेड पर एक आवेदन ज़रूर दें। और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, कोई भी साथी हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा। जो एक हम अपनी ग्रांट एप्लीकेशन के साथ में एक लेटर जो लगाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तैयारियों में व्यस्त होते हैं। और सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आप होस्ट में हैं ऑलरेडी। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अध्यक्ष महोदय। हाँ सर, हाँ जी सर। डोनर लेटर भी कहीं देते हैं कई जगह, डोनर लेटर। डोनर लेटर भी क्योंकि अभी जो तो, डोनर लेटर, क्योंकि फॉर डोनेशन लेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि अभी जहाँ मैं जैसे मैं कंपनी में दे रहा हूँ ना, तो वो मेरे से उन्होंने कहा भी जो डोनर लेटर है ना उसको दीजिए। कई जिसको लोगों ने मैंने कहा सामने बताया है फॉरवर्डिंग लेटर भी बोला जाता है। फॉरवर्डिंग लेटर। हाँ फॉरवर्डिंग, क्योंकि फॉरवर्डिंग डोनर, हाँ फॉरवर्डिंग भी चलेगा सर, फॉरवर्डिंग भी। हाँ जी। सर सर दादा वेलकम लेटर भी थोड़े कुछ बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, उसे कई कई जगह कई कई कवरिंग, नाम ले सकते, प्रोफेशनल नाम अब आया कवरिंग, है मेरे पास। थैंक यू कवरिंग लेटर। हाँ जी, बिल्कुल किशन बिल्कुल। कुमार जी, न्यू शिव शक्ति शिक्षण संस्थान से। कवरिंग लेटर, कवर, कवरिंग लेटर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक बिल्कुल। प्रोफेशनल वर्ड है जो इस टेक्निकल लाइन में, यानी कि जो हम ग्रांट्स और इसकी बात करते हैं तो यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी साथी ने हमें सजेस्ट किया, और कृष्ण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद अवेयर रहने के लिए। इससे पता लगता है कि आप लोग जीवित हैं। मैं क्लासेस में जो है लोगों से बात कर रहा हूँ, ना कि गमलों से। ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है, जब हम फिजिकल मीटिंग में होते हैं उस समय चश्मा जरूरी होता है। अब ये वर्चुअल मीटिंग है तो यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देगा कि कोई वाकई में क्लासेस में सुन रहा है या सब सो रहे हैं। तो थैंक यू अवेयरनेस के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सभी को। कवर लेटर, तो कवर लेटर हम तभी डिजाइन कर पाते हैं जब हमारे पास संबंधित संस्था या एजेंसी का नाम होता है। अगर इनकेस हमारे पास संस्था या एजेंसी का नाम नहीं है, तो भी हम उसमें टू द डोनर या फंडिंग एजेंसी, टू द स्पॉन्सरिंग एजेंसी, हम ये लेटर यूज करके भी अपना कवर लेटर जरूर डिजाइन करते हैं। तो बात आ रही है आज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की, कि कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर जब हमसे किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, किसी ग्रांट के लिए जब एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जाता है, तो हमारे अंदर बड़ी गंदी आदत होती है। हम उठाकर या तो एक बल्क जो है पीडीएफ शेयर कर देते हैं, उसमें यही नहीं पता होता कि पूंछ किधर है और सिर किधर है संस्था का। ठीक है, हम वहां पर किसी भी चीज को कैटेगराइज नहीं करते हैं, हम किसी भी चीज को इंडेक्सलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी होती है। सर्वप्रथम तो संबंधित संस्थान या व्यक्ति से आप पूछ लें कि सर आपको डॉक्यूमेंटेशन सेपरेट सेपरेट चाहिए या फिर एक बल्क में आपको सिंगल पीडीएफ में भी चलेगा। अगर किसी कारण विशेष से संबंधित व्यक्ति भी आपको नहीं बता पाता है, तो सबसे बड़ी चीज देखिए क्या होता है। कई बार जब हम सारे सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग भेज देते हैं ना, तो संबंधित संस्थान कहता है अरे यार तुमने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट भेज दिए,
इसमें हम कहाँ ढूंढते रहेंगे, कहाँ मैं इसको अलग अलग भेजूंगा सबके पास। आपने अगर इकट्ठा भेज दिया तो कई बार संस्था की उस पॉलिसी में नहीं फिट होता है, भाई आपने उसको कैरेक्टराइज नहीं किया हुआ है, आप उसको इंडेक्स नहीं बनाया उसमें आपने। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपसे कुछ भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट करें। उस पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक शुरुआत करनी होती है, वो शुरुआत मैं आपको जरूर बता देता हूं। चलिए जी, कहां से शुरुआत होगी, कैसे हम उसको कैटेगराइज करेंगे, मैं एक बार आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस हरकत की वजह से, आपकी इस गलती की वजह से अध्यक्ष महोदय भी हमसे नाराज हुए, ठीक है, और उन्होंने जो है इतना बड़ा फैसला लिया सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी से, क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। शायद मुझे हमारी टीम की भी कमी लगी, क्योंकि टीम के द्वारा इस टॉपिक को शायद गलती से जो है केसबुक सीरीज 1 में छोड़ दिया गया, आपको नहीं सिखाया गया कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, am I हाँ right? दादा। यस यस सर। दादा। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट जो हमें, सबसे पहला पेज जो हमारे पास होता है उस पीडीएफ का, वो होता है इंडेक्स। वो क्या होता है? इंडेक्स। चलिए जी, इंडेक्स, अभी आपने देखा होगा कि मैंने इंडेक्स को पहले बिल्कुल सही लिखा था, इस प्रकार से पहला लेटर बड़ा था और बाकी के स्मॉल थे, लेकिन वापस फिर मैंने इसको गलत कर दिया। देखिए, ये आपका अपना तरीका है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला जो हमें देना होता है वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कॉलम क्या क्या बनते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रहता है यहां पर सीरियल नंबर, दूसरा रहता है डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर और पेज नंबर। ये तीन मेन इंडेक्स के अंदर जो है आपके कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर और पेज नंबर। यहां से हमें शुरुआत करनी होती है। यहां से शुरुआत करने के बाद मान लीजिए हम सीरियल नंबर 1, पहली चीज जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर लगाई वो क्या लगाया हमने? इंडेक्स को हम कभी भी काउंट नहीं करते डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर के अंदर, याद रखिएगा। इंडेक्स के बाद पर्टिकुलर के पेज नंबर स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उसकी सारी चीज स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था, क्या था वो? हमारे पास कौन सा लेटर था? हमारे पास वो कवर लेटर। क्या था हमारे पास? वो कवर लेटर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा कवर लेटर, और यहां पर हम पेज नंबर इंडिकेट कर देंगे। सबसे पहले हमें उसे लगाना होता है, पहली चीज, सबसे पहली चीज हमें क्या लगाना है? कवर लेटर। कवर लेटर लगाने के बाद सेकंड इंडेक्स हम डालते हैं, और उसके अंदर हम डालते हैं एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। ये डालने के बाद सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, आई थिंक सो आपको ऑथराइज हैं आप। अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी जी सर, कवरिंग लेटर अपन बोलते हैं, कवर लेटर नहीं, कवरिंग लेटर। थैंक यू सर करेक्शन करने के लिए। ओके। कवरिंग लेटर हमें जो है डाल देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम आता है एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। इसके अंदर हमें एडिशनल कॉलम्स की आवश्यकता पड़ती है। एडिशनल कॉलम्स हम बनाते हैं, इसके अंदर हमें इस पॉइंट को कर देना है बोल्ड। ध्यान रखिएगा, समझा दे रहा हूं, सिखा दे रहा हूं, फिर मत कहना ये चीजें महासंघ ने नहीं सिखाई आपको। और आगे से यकीन मानिए, आज जो चीज आपको सिखा दी है, खुदा ना खास्ता अगर किसी भी संस्था ने आगे से डॉक्यूमेंटेशन भेजने में अगर इस प्रकार की गलती की,
उसको आने वाली 3 साल तक की सभी सर्विसेज के लिए बाउंड कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ वो कभी भी किसी प्रकार की जो सर्विसेज निकलती है, जैसे कि कभी कोई ग्रांट आ गई, हमने सभी संबद्ध संस्थाओं को बता दिया भाई ग्रांट आई हुई है, जो संस्थाएं डॉक्यूमेंट भेजना चाहे भेज सकती हैं। अगर किसी भी संस्था ने दोबारा अपनी गलती है वापस दोहराई, तो यकीन मानिए आने वाले 3 साल तक उसको किसी भी सर्विसेज का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब होगा, सर आपका कंसीडर नहीं हुआ, सर आपका कंसीडर नहीं हुआ, सर आपका जमा नहीं हुआ। बस इसके अलावा तीसरा जवाब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास नहीं होगा आपके लिए। पहली और आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सीख लीजिएगा। सबसे पहले हमें देना होता है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहां पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए कई बार क्या होता है, संस्था के पास सेक्शन 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्रेशन पेज नंबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। संस्था के पास ट्रस्ट है, ट्रस्ट में भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो भी पेज नंबर 2 रहेगा। सोसाइटी में अगर मैं बात करता हूं ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट के अंदर डीड होती है पूरी। अब डीड के अंदर है 15 पेज, तो वो क्या करेगा, 2 से लेकर और 16, पेज नंबर 2 से 16। ये चीज समझ में आ गई सभी को। इस हाँ सर। सर्टिफिकेट का मतलब है, अगर हमारे पास सेक्शन 8 है, तो सिंगल सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारे पास, हम उसको लगाएंगे। ठीक है जी। हमारे पास सोसाइटी है, सिंगल पेज का हमें जो है सर्टिफिकेशन मिलता है। कई बार कई जगह 2 पेज का भी होता है। कई लोगों ने क्या होता है, जैसे हर 3 साल में रिन्यू कराना होता है, 5 साल में रिन्यू होता है, जो भी उसका टर्म्स होता है, उस टर्म के हिसाब से अगर वो रिन्यू हो गया और पिछला वाला भी आपको अगर साथ में लगाना है, तो आप उसके हिसाब से, मान लीजिए आपने 2 सर्टिफिकेट या 3 सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, तो पेज नंबर 2 और 3 करेंगे आप इसको। इज दैट क्लियर सभी को? चलिए जी, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर हम सिर्फ मेन सर्टिफिकेशन देते हैं, याद रखिएगा क्या देते हैं, मेन सर्टिफिकेशन। अब यहां पर हमें लगाना होता है बायलॉज, एमओए या मेमोरेंडम। टाइटल आप तीनों देंगे, याद रखिएगा, भले ही आप बायलॉज यूज कर रहे हो, लेकिन टाइटल आपको तीनों ही देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर आज भी लोगों को नहीं पता कि सेक्शन 8 नाम की भी कोई एनजीओ होती है। काफी सारे डिपार्टमेंट के अंदर पढ़े लिखे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको यही नहीं पता कि ट्रस्ट के पास भी सिंगल पेज का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि कुछ स्टेट प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर सिंगल पेज का एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो वो कहते हैं आपकी ट्रस्ट है, आपने तो एक ही पेज लगा रखा है, बायोलॉज के अंदर आपने दूसरे पेज सब लगा रखे हैं, ट्रस्ट डी लगा रखी है, गलत कर रखा आपने। तो आप इस चीज को, आप बायोलॉज, मेमोरेंडम, एमओए, इस चीज को आप क्लियरली मेंशन करेंगे। अगर इसके अंदर आपके 5, 7, 10, 15, 20 पेज हैं, तो आप इसको जो है उसी हिसाब से पेज नंबर 3 से लेकर और 27 तक मैंने मान लीजिए डाल दिया। यहाँ पर इतने पेज थे मेरे अंदर, तो मैंने इतने पेज यहाँ पर जो है टैग कर दिए। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा। पेज नंबर 4 से लेकर 27 तक मेरा बायोलॉज लगा हुआ है। अब यहां पर हमें देना होता है संस्था की कार्यकारिणी सदस्यों की लिस्ट, अलग से देनी होती है, याद रखिएगा। इस मेमोरेंडम के अंदर कई लोगों की ट्रस्ट डीड में आधार कार्ड सब लिखे लगे होते हैं लास्ट में, लास्ट के पेजेस में। वो आधार कार्ड वाले पेज छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपके मेंबर्स के आधार कार्ड लगे, गवाहों के आधार कार्ड लगे, उन पेजों को छोड़कर जहां आपकी मेन ट्रस्ट डीड टाइप होती है, केवल उन पेजों को यहां पर संलग्न करना है। आधार कार्ड वाले पेज वहां मत लगा दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, मैं पहले से समझा रहा हूं। आपके ट्रस्ट वाले, याद रखिएगा, ट्रस्ट डीड के अंदर जब आप अपना बायोलॉज, एमओ या मेमोरेंडम की जगह आप, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह जब आप अपनी डीड लगाते हैं, तो वहां पर जो नीचे आधार कार्ड वाले जो आपके पेजेस बड़े होते हैं, उनको कभी भी टैग नहीं करना है। उसके अंदर हमारा एक लेटर हेड होता है कि हमने बैठक ली, ये करा वो करा, ये सब कुछ वहां पर नहीं डालना है। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं आपकी कार्यकारिणी टीम की। तो यहां पर उसके लिए टाइटल हम क्या बनाएंगे, कोई भी साथी चैट बॉक्स में, कोई भी साथी चैट बॉक्स में क्या बोला जाता है उसको, जो हमारी मुख्य कार्यकारिणी होती है उसे लीगल वर्ड्स में गवर्निंग बॉडी, राइट।
थैंक्स टू श्रीमद दयानंद वैदिक संस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है लीगल वर्ड्स के साथ। तो वहां पर हम लिखेंगे सॉरी, हमारे पास आया था गवर्निंग बॉडी, तो हम इसको जो है यहाँ पर गवर्निंग बॉडी टैग कर देंगे यहाँ पर। ये वर्ड्स, लीगल वर्ड्स का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। अब वो आपकी एक या दो पेज में है, तो मैं यहाँ पर जो है 28 और 29 कर देता हूं। चलिए जी, एंटर कर दिया अब हमने। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आपके फिर इसी के अंदर जो है आपका आ जाता है पैन। आप टैप कर सकते हैं इसको, सेम 30, एंटर, 10, 31। अब यहां पर एक कॉलम आप बना सकते हैं या फिर इसको पॉइंट नंबर 3 दे सकते हैं, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स। इसको आपको बोल्ड कर देना है, याद रखिएगा, इसको हेडिंग के रूप में यूज करना है आपको। आपको फिर यहां पर आपको देना होता है आपका 12A रजिस्ट्रेशन, टैप टैप, ATG रजिस्ट्रेशन, आपका CSR 01 रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की ग्रांट के लिए अब CSR 01 1 अप्रैल से मैंडेटरी हो गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई 12A के अंदर जो है हमारे लगभग 3 पेज होते हैं ना शायद। कितने पेज होते हैं 12A के अंदर? सर MOA और AOA भी लगाना हो, सर MOA के साथ आप जो है AOA को टैग कर सकते हैं। यहां पर आप एक कॉलम बढ़ा सकते हैं। जिन देखिए सेक्शन 8 वालों के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आप यहाँ पर जो है टैग कर सकते हैं, और उसका जो है पेज नंबर यहाँ पर आप टैग कर सकते हैं, क्योंकि जिन जो संस्थाएं सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पर जो है जरूर टैग करना पड़ेगा। सर दोनों मिलाकर 5 पेज, वो तो सबको पता है सर, 12A के अंदर होते हैं 3 पेज। किसने लिखा है? चलिए जो भी है, कंफर्म कर दीजिएगा सर एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे साथ अवेलेबल हैं तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है, आपके 12वे सर्टिफिकेट के अंदर जो है 3 पेज होते हैं, और अगर ATG की बात करते हैं तो वहां पर जो है 2 पेज होते हैं प्रोविजनल की। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आपको अपना देख लेना है, आपके पास प्रोविजनल की जगह परमानेंट है तो उसके पेजेस जो है सीरियल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर जो है 1 पेज का आपका CSR 01 होता है। ये हमने यहाँ पर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स कर दिए हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? एंटर। चौथे पर यहाँ पर, सॉरी, हम एक चीज और भूल गए। अगर आपके पास जो है FCRA रजिस्ट्रेशन आपको डालना होता है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो यहां पर उसको नोट एप्लीकेबल जरूर कर दीजिएगा, प्लीज डालिए जरूर सभी। डालिए जरूर सभी। अब आप गवर्नमेंट के अंदर दे रहे हैं, मान लीजिए आपको पहले से पता है भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन वहां पर आप सोचे कि मेरे को CSR 1 नहीं डालना है, गवर्नमेंट का तो CSR 1 की जरूरत नहीं है, लेकिन डालिए। आप उसको नोट एप्लीकेबल कर दीजिए, नोट एप्लीकेबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो उसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोफाइल पर। चलिए जी, पेज नंबर 4 पर अब हम बात करते हैं एडिशनल
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। हमारे पास कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हमें टैग करने हैं। यहां पर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एनजीओ दर्पण का, जो मैंडेटरी चीज होती है, सबसे पूछी जाती है, सब जगह रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर आप डालेंगे एनजीओ दर्पण और इसका आप पेज नंबर जो है टैग कर देंगे। शिफ्ट एंटर। वर्ड में आप बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंडेक्स जब आप बनाते हैं तो वर्ड के अंदर आप बनाते हैं। तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है विशेष रूप से आपको, कि आप इसको बेहतरीन तरीके से डिजाइन कीजिएगा, और इसको आप जितना बेहतरीन बनाएंगे उतना ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा आपका। चलिए जी, एनजीओ दर्पण के बाद हमारे पास एडिशनल सर्टिफिकेट्स और क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एनसीटी ऑफ दिल्ली का, हम उसको टैग कर सकते हैं। 39, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल सेट सेट। इसके अलावा एडिशनल सर्टिफिकेशन बता सकता है मुझे कोई भी, एनीवन? दादा ISO। ग्रेट। एमएसएमई, जीएसटी, जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो उसको आप एडिशनल सर्टिफिकेट्स के अंदर आप यहां पर लेके आइएगा, टैक्स में। वो सब वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका टैक्स वाले दायरे में आएगा, ध्यान दीजिएगा सभी। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप इसको टैक्स ये देखिए, आपको इसमें सिर्फ एक लाइन बढ़ानी है, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आप इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन भी क्लिक कर दीजिएगा और आप इसमें जीएसटी इन्वॉल्व कर देंगे अपना। एमएसएमई, एलईआई, आईएसओ। एमएसएमई के बाद आपका आता है एलईआई, इसे कहा जाता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये सर्टिफिकेट संस्थाओं के पास होना जरूरी होता है, याद रखिएगा, ये मैंडेटरी है। जब आप किसी प्रकार की सीएसआर ग्रांट लेते हैं या आपकी ग्रांट बड़ी होती है तो आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर हमें देना है आईएसओ, अगर आपके पास अवेलेबल है आईएसओ सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। हम एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम मोस्टली चीजें जो है अपनी जनरेट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। यहाँ पर हम डालते हैं ऑडिट्स, आईटीआर एंड बैलेंस शीट। इससे पहले मैंने एक स्पेस और छोड़ दिया है, चलिए मैं पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूं। यहाँ पर हमें एक और डालना होता है, वो मैं कंफर्म कर देता हूँ। 5 पॉइंट उसको दीजिएगा, 6 पॉइंट पर ये रहेगा। 5 पॉइंट के अंदर आपका रहेगा एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स या एक्टिविटी प्रोफाइल जो आपके रहेंगे वो पॉइंट नंबर 5 पर रहेंगे। इसके अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, जैसे आपको लास्ट जब भी आप लगाएं, लास्ट आप जो है 3 सालों के लगाइएगा,
अगर आपने अभी तक अपने एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट या एनुअल प्रोफाइल को तैयार नहीं किया है तो यकीन मानिए कि जैसे बिना ऑडिट के आपकी संस्था किसी काम की नहीं होती है, ऐसे ही बिना इसके भी आपकी संस्था किसी काम की नहीं है। अभी आज ही मेरे पास एक कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया, बोला सर कहीं हमने ग्रांट के लिए आवेदन किया था, वहां पर हमसे ये चीज मांग ली गई है और हमने आज तक ये चीज तो बनवाई नहीं, हम सिर्फ अपनी ऑडिट करवाते रहे समय से। तो ये सबसे बड़ी गलती है, इसको मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो इसको घटते क्रम में कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डाल सकते हैं आप। पहले 22-23 की लगा सकते हैं, ठीक है जी। आप उसके बाद जो है 22-21 की, और उसके बाद जो है 21-20 की। तो इस प्रकार से भी आप इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। ये प्रेफरेंस आपकी रहेगी। वैसे जो पूरा प्रयास रहता है जब भी आप लगाएं, मेरा जो सजेशन है, बीइंग प्रोफेशनल, आप सबसे पहले 22-23, उसके बाद 21-22 और उसके बाद 20-21, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगानी है। क्योंकि सबसे पहली जिस आपकी एनुअल रिपोर्ट पर जो है नजर पड़ती है, वहां से आपके करंट वर्क्स पता लगते हैं। जैसे ही सबसे पहले आपकी ऑडिट पर नजर पड़ेगी तो सबसे लेटेस्ट जो आपकी ऑडिट है उस पर नजर पड़ती है सामने वाले व्यक्ति की, तो वहीं से वो अपना फैसला जो है वो डिसाइड कर देता है। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 2022-23, 2021-22, 2020 और 21, इस प्रकार से आपको ऑडिट के साथ बैलेंस शीट, इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएलएन अकाउंट की शीट बनती है, याद रखिएगा, ऑडिट के अंदर। और उसके बाद आपकी आईटीआर, ये साथ ही डिस्क्लोज करनी होती है, ये सेम चलेंगी सभी में। ये क्लियर आ गया होगा आपको समझ में सभी को? यहां तक का प्रोफाइल आपको जो है कंप्लीट मेंटेन करना होता है। अब यहां पर हमारे पास रह गई हैं, चलिए जी, कहीं अगर मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। चलिए जी, उसके बाद हमारा रहता है 7वां कॉलम, और वो आता है हमारे पास एडिशनल सर्टिफिकेट्स। यहां पर देखिए, एडिशनल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों में अंतर होता है। वो एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, ये एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं। या फिर जो हमें मिलते हैं, क्या, जैसे हम कोई भी कोई कोर्स किया हमने, हम कहीं से सम्मानित हुए, तो जब हम कोर्स करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है? सर्टिफिकेट कहा जाता है ना उसको भी। और जब हम सम्मानित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रिवॉर्ड्स। सर रिसिप्ट और पेमेंट नहीं लगाना होता है। रिसिप्ट और पेमेंट जो शीट रहती है आपकी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर दो चीजें आती है, देखिएगा। जब आपकी बैलेंस शीट जो बनाई जाती है ना, और पीएलएन अकाउंट जब टाइप किया जाता है आपका, तो उस समय रिसिप्ट शीट वगैरह सब उसके साथ होती हैं। जो आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होती हैं, उसकी एक शीट बनाता है आपका सीए कि भाई ये रिसिप्ट नंबर ये हैं, और इस पे इतना रिसिप्ट हुआ, इतना जो है उसका वो हुआ है। ये इसके साथ बैलेंस शीट में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। वो आपकी बैलेंस शीट बनती है उसके बिहाफ पर है। लेकिन आप कहें कि सर वो जो रिसिप्ट होती है, यानी कि जो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपने जो स्लिप काट रखी थी, उन स्लिप की कॉपी देते हैं आप सीए को, तो वो स्लिप की कॉपियां नहीं लगानी यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, वो कॉपियां नहीं लगानी है आपको अलग से। ये बैलेंस शीट में जो टाइपिंग ऑलरेडी जो सीए सर्टिफाइड करके देता है ना, उतनी कॉपीज आपको यहाँ पर लगानी होती है। चलिए जी, एडिशनल सर्टिफिकेट्स कह लीजिए या रिवार्ड्स कह लीजिए, ठीक है जी। यहां पर फिर हम उनके बारे में डिस्क्लोज कर देंगे।
जैसे हमारे पास कुछ संस्थाओं ने हमारे पास साथ जो है एक हमारा सेशन अटेंड किया था बहादुरगढ़ में जो हुआ था नवंबर के अंदर, उसके अंदर सर्टिफिकेशन दिए गए थे कि आपने जो है इस प्रकार से एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को सीखा है। ठीक है, तो आपको उसका जो है एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन का सर्टिफिकेट मिला था आपको। ठीक है जी, आप जैसे आपको बताया गया था कुछ अलग से आप सर्टिफिकेट जो है जनरेट करते हैं, जैसे आपको मिला होगा बहुत सारे मंत्रालयों से सर्टिफिकेट निकालने बताए थे आपको, है ना? वो सर्टिफिकेट्स आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड चीज आपको लगानी, क्योंकि जब भी आप अपना एलआई किसी को देते हैं, ईओआई आपका किसी को देते हैं, तो वहां पर एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी उसको खराब कर देती है। तो एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना। अब ये पता लगे हमारे पास तो जो है महिलाओं को भी महिला आयोग से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फलाने मंत्रालय से मिला हुआ, तो वो हमने जो है सर्टिफिकेट जनरेट कर रखे हैं, जो प्लेस सर्टिफिकेट होते हैं, वो प्लेस सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन मत कीजिएगा। प्लेस सर्टिफिकेट को यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, याद रखिएगा। जो प्लेस सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं उनको मेंशन नहीं करना है। यहाँ पर आपको मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया था किसमें, चाइल्ड एजुकेशन में, तो आपको अपने डीसी के यहाँ से अपने किसी आइडेंटिकल मान लीजिए वहां पर आपको रिवार्ड मिला हुआ है राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर, उसको आप मेंशन कीजिए यहाँ पर, है ना? बेस्ट हमारे पास सोशल हीरो अवार्ड जैसे हमने दिया था भाई, संस्था को सोशल हीरो अवार्ड मिला हुआ है, इसको आप जो है बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। बेटा इन्वर्टर बंद करके फटाफट। बंद कर दिया इन्वर्टर को, लाइट हो जाएगी। सोशल हीरो अवार्ड पता लगे ना खटका। सोशल हीरो अवार्ड अगर आपको मिला है, मान लीजिए कोई अदर रिवार्ड आपको मिला हुआ है, तो वो आप वहां पर जो है मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह ये सब नहीं लगती है सर। न्यूज़पेपर कटिंग्स जो भी होती हैं वो आपकी ऑलरेडी एक्टिविटी प्रोफाइल में आ गई हैं। ये जो आपका एनुअल प्रोफाइल एक्टिविटी प्रोफाइल होता है ना, इसमें ऑलरेडी वो सारी चीज आ गई कि आपकी संस्था क्या कर रही है, आपने वो जब काम किया तो उसका जो प्रेस नोट होता है, वो प्रेस नोट के जो चीज होती है ना, वो यूक्यू टाइप हो जाती है, उसमें आइडेंटिकल जो फोटो है आपकी वो लग जाती है, और साथ में जो आपकी प्रेस विज्ञप्ति जो निकली हुई उस प्रोग्राम की, वो आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल में हो जाता है सब कुछ। तो यहां पर आपको जो मेन आइडेंटिकल रिवॉर्ड्स, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, आइडेंटिकल जो रिवॉर्ड्स हों या एडिशनल आइडेंटिकल सर्टिफिकेट्स या मेन सर्टिफिकेट्स जो हों, वो आप लगाइए। जैसे मैं अगर कहीं लगाना चाहूंगा, मैं अपनी मेरी स्क्रीन आई थिंक सो शेयर हो रही होगी सभी के साथ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर इस समय? मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर हूं, मैं अपने किसी पीसी को खोल रहा हूं। हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है ना? चलिए सर, जैसे मैं अपने मेन पीसी में गया, मेन पीसी के अंदर अगर मैं अपने सर्टिफिकेट्स की बात करता हूं, मैं एक बार आपको शो आउट कर देता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में गया हूं, यहाँ पर मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मेरी फाइल अलग है। अदर सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो संस्था के नाम से मुझे मिले हुए हैं, लेकिन मैं इसमें से आइडेंटिकल की अगर बात करता हूं, तो आइडेंटिकल मैं कहां पर करूंगा? जैसे कि ये सारे आपको सब दिख रहे होंगे, ये सभी के सभी प्लेस सर्टिफिकेट्स हैं, है ना? सभी के पास होंगे, 21, 22, 23, 25 सबने जनरेट कर रखे होंगे। लेकिन मैं आइडेंटिकल की अगर बात करूं, देखिए यहां पर एक सर्टिफिकेट ये आता है मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेशन मिला था मेरी किसी परफॉर्मेंस के लिए या वटेवर जो भी हो, ठीक है जी। अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने जो हेल्थ उसका था, हेल्थ उसका क्या नाम है, WHO का, उस पर पार्टिसिपेट किया था। शायद उसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको भी इग्नोर करूंगा, मैं इसको भी इग्नोर करूंगा। यहाँ पर मुझे एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, यस,
ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के अंदर माधव जन कल्याण फाउंडेशन ने जो है यूनाइटेड नेशंस में अपना नाम खड़ा किया। उसमें हमें एक UNGM नंबर मिला है। आप कभी सर्च करेंगे UNGM को टैग कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट मैं वहां पर लगाऊंगा। इससे क्या मेरी संस्था ऑथेंटिक दिखाई देती है, भाई यूनाइटेड नेशंस तक में संस्था ने अपना नाम किया हुआ है ना। तो मैं इसको जरूर लगाऊंगा। इसके अलावा मैं किन सर्टिफिकेट्स को लगा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं और सर्च कर लेता हूँ मेरे इस सर्टिफिकेट कॉलम को। यहाँ पर ये सभी प्लेस सर्टिफिकेट हैं। चलिए जी, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। नीति आयोग, ये तो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हाँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट फॉर फंड रेजिंग, सर्टिफिकेट फॉर नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग, सर्टिफिकेट ऑफ फंड रेजिंग एसेंशियल्स, सर्टिफिकेट अवार्डेड फॉर प्रपोजल राइटिंग। मैं इनको यूज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं किसी के पास ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं दिखाऊं कि सर मुझे तो प्रपोजल राइटिंग के ऊपर जो है अवार्ड मिला हुआ है, मैं बहुत अच्छी प्रपोजल राइटिंग करता हूँ, सिखा सकता हूँ लोगों को, है ना, क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम क्वालिफाई, तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है। फंड रेजिंग एसेंशियल्स का मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ, तो ये चीजें मुझे वहां पर नहीं दिखानी है। मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट ग्रांट सीकिंग एसेंशियल, फंड रेजिंग एसेंशियल, फंड रेजिंग एसेंशियल्स, ग्रांट सीकिंग एसेंशियल्स नहीं लगा सकता मैं इनको, क्योंकि यहाँ पर मुझे कल्टीवेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कल्टीवेटिंग डोनर्स, इसके लिए सर्टिफिकेट मिला हुआ है मुझे। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, रेज मनी, नॉन प्रॉफिट कैरियर्स, यस, नॉन प्रॉफिट सर्टिफिकेट। चलिए जी, मैं यहाँ पर एनजीओ प्रोजेक्ट लोकेशन सक्सेस, PU एग्रीमेंट, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट, प्रपोजल राइटिंग के लिए मिला हुआ है, टॉप्स रजिस्ट्रेशन है, सॉलिसिटिंग स्मॉल ग्रांट सर्टिफिकेट, काफी सारे हैं, उद्यम, उद्योग, आधार, PU का एग्रीमेंट है। हालांकि मैं इनमें से मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट इसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सारे मेरी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनको मैं शो आउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट के पास कुछ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, या फंडिंग एजेंसी के पास कुछ लेने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये नहीं दिखा सकता भैया मैं फंड रेजिंग के अंदर अवार्ड मिला हुआ मुझे, या फंड रेजिंग के अंदर मैंने ये सब कुछ कर रखा। कुछ होते हैं आइडेंटिकल सर्टिफिकेट्स, मैं अब यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो मिक्सड ऑन है। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए मैं फेडरेशन के अंदर अध्यक्ष पद पे हूँ, या मुझे उसका कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं बिल्कुल वहां पर उसको आइडेंटिकल को यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ कि भाई मैं जो है फलाने उसमें जो है इस पद पर आसीन हूँ, या फिर मुझे जो है इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड मुझे मिला हुआ है, तो मैं ये चीजें जरूर शो आउट कर सकता हूँ। बाकी कुछ ऐसा लेटर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है जिसको मैं यहाँ पर शो आउट कर सकूं। चलिए जी, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि हम उसको यूज कहाँ पर कर रहे हैं। तो यूज जो है ना, प्लेस ऑफ यूज के हिसाब से भी जो है देखा जाता है कि हम उसको कहाँ पर यूज करें। मैं अब जब जाहिर सी बात है कि मैं आपको ये चीज लिखना सिखा रहा हूँ, इंडेक्स लिखना सिखा रहा हूँ, तो इंडेक्स के अंदर मैं सारी चीजें यूज नहीं करूंगा कि भाई मेरे को जो है एसेंशियल ग्रांट राइटिंग के लिए अवार्ड मिला हुआ, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मैंने बाकायदा जो है विदेश के अंदर ट्रेनिंग दी हुई है, मैंने अब्रॉड ट्रेनिंग मेरी चलती है, तो उसके अंदर सर्टिफिकेशन मिलते हैं, जिस भी हम पार्टनर जो हमारी कोऑर्डिनेट एजेंसी है, वो मुझे ट्यूटर के रूप में, मैं जब उनके कोर्सेज पूरे करवाता हूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेशन मिलता है वहां से, तो उन चीजों को मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। चलिए खैर कोई बात नहीं। आई थिंक सो यहां तक का तो आपको मिल गया होगा कंप्लीट, कि यहां तक हमें किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंटेशंस को, पर्टिकुलर्स को जो है कंप्लीट करना है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है सभी को सर? चलिए जी, 8 पर आते हैं। यहां पर होता है प्रपोजल। अब ये आपका जो है यहाँ पर प्रपोजल आ जाता है, संबंधित एजेंसी ने आपसे जो है प्रपोजल मांगा हुआ है, तो आप अपना प्रपोजल डालेंगे। प्रपोजल के साथ कभी भी याद रखिएगा, कभी भी प्रपोजल के साथ आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
ठीक है जी। क्या बोलते हैं, प्रपोजल के साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? कोई भी एनी वन पर्सन, जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाते हैं उसको स्पेशल क्या वर्ड कहा जाता है? बजट शीट। ग्रेट समरीन वेलफेयर फाउंडेशन, बहुत बढ़िया। देखिए श्रीमद दयानंद संस्थान, बहुत बढ़िया। अपने आप को अवेयर रखिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें जो है अपनी बजट शीट जो है अलग से देनी होती है, याद रखिए। किसी भी प्रपोजल के अंदर आप जाएंगे तो आपको जो है बजट शीट अलग से देनी होती है। तो यहाँ पर आप इनको कैटेगरी वाइज जो है, जो भी इसका पेज नंबर सेट हो उस पेज नंबर के हिसाब से इनको आप सेट कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है जिसको आपको इसी हिसाब से मेंटेन करना है। और आपके डॉक्यूमेंटेशन भी इसी प्रकार से आपको लगाने जिस प्रकार से आपने इंडेक्स में दिया हुआ है। और उसके हिसाब से जब आपने पहले इसको बना लिया, इसको बनाने के बाद सबसे पहले इसको पीडीएफ कीजिए। जब आप इसको पीडीएफ करते हैं उसके बाद नया पीडीएफ लगाते जाइए, तीसरा चौथा पेज जो भी है, और उसको स्कैन करते जाइए। सारे चीज, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके इसी सीरीज में जो है स्कैन हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य जरूर है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जब भी आप, मान लीजिए यहां पर मेरा कवरिंग लेटर खत्म हो गया, कवरिंग लेटर जैसे ही खत्म होता है तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मैं लगाने वाला हूं, इससे संबंधित मुझे एक पेज तैयार करना होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको देना होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। आपने कुछ इस प्रकार से इसको लिखा और इसको इतना एनलार्ज कर लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाए आपका। ये मैंने यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये मैंने यहां पर इसको एनलार्ज कर लिया है। और मैं इसको उस पेज के बीच में, यानी कि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पेज वाला मेरा कॉलम शुरू होगा, एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सॉरी एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, पूरा नाम ये है, हमने इसका डाला है जो। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा करूंगा कंप्लीट। याद रखिएगा, जो नाम आपने वहां पर दिया है टाइटल का, वही नाम आपको यहाँ पर डालना होता है। इसमें आप जरा सी भी गलती मत कीजिएगा। एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये पेज हमने उसमें बीच में एक एडिशनल लगा दिया और उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएंगे। सर देखिए, सीए सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि प्रपोजल में आपसे क्या मांगा गया है। अब जैसे मान लीजिए सर ने जो आपको प्रपोजल बताया था उसके अंदर मांगा गया था क्या आपसे, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब आपको क्या क्या देना है, जैसे अब सर ने कहा कि भाई, मैंने आपको जो ग्रांट एप्लीकेशन बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई आपको ना कैंसिल चेक भी देना है। तो आप जो डिमांड की गई है उसके हिसाब से कैंसिल चेक को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर। जो डिमांड की गई है, मुझसे डिमांड की गई है कि मैं यहां पर जो है अपना सीए सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करूं, है ना, तो यहां पर मैं जो है सीए सर्टिफिकेट यूज करूंगा, है ना। मुझसे डिमांड की गई है कि भाई मैं यहाँ पर जो है बैंक से मुझे एक वो लेटर लेना होता है, क्या बोलते हैं उस लेटर को जो मांगा जाता है बैंक से आपके, ईसीएस फॉर्मेट हो गया, है ना। टर्नओवर, सर ये जो दिया गया ना सीए सर्टिफिकेट, ये इसी के लिए है, टर्नओवर सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हैं, ठीक है जी। टर्नओवर सर्टिफिकेट जो है ना वो सीए सर्टिफिकेट, उसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं इसको टर्नओवर सर्टिफिकेट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। टर्नओवर टर्नओवर सर्टिफिकेट या सीए सर्टिफिकेट जो भी आपसे मांगा गया हो, ठीक है। यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपसे डिमांड किस किस चीजों की गई है। अगर बैंक से आपके पास जो है लेटर मांगा गया है आपसे बैंक के द्वारा कि भाई आप बैंक से जो है ईसीएस फॉर्मेट साइन करवा के देना है या आपको बीआरएल देना है, तो जो भी चीज आपसे मांगी गई हो आप उस चीज को यहाँ पर टैग करेंगे, जैसे बैंक लेटर या बीआरएल या आपका जो है ईसीएस। सर ईसीएस मैंडेट फॉर्म होता है, ईसीएस मैंडेट फॉर्म, व्हाटएवर। कहने का मतलब जो भी आपसे अलग डॉक्यूमेंटेशन अब मांगे गए हैं वो सब इसके नीचे आएंगे। अब आपके आपसे प्रपोजल मांगा गया है सीए सर्टिफाइड, तो सीए सर्टिफाइड प्रपोजल लगाइए। आपसे सेल्फ सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफाइड मांगे गए हैं तो सेल्फ सर्टिफाइड लगाइए।
तो बैंक का सर, बैंक कंफर्मेशन लेटर नहीं कहते हैं उसको, बीआरएल ही कहते हैं, ठीक है जी। बैंक का कोई कंफर्मेशन लेटर नहीं होता, बीआरएल ही बोला जाता है उसको, ठीक है जी। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन है, इस प्रकार से आपको अपने शीट लगानी होती है। और उसके बाद इस प्रकार से जो आपको बताया गया है, जहां जहां पर जैसे एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हमने एक हेडिंग बताई थी, तो हेडिंग के साथ ही एक पेज आप ऐड कर देंगे, उस पेज पे नंबर नहीं रहेगा, याद रखिएगा, उसको काउंट नहीं किया जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, पेज नंबर उस पे नहीं होता है। ऐसे ही हम एक बड़ा पेज बनाएंगे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, उसी प्रकार से उसको मेंटेन करेंगे। और यकीन मानिए कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन संस्था के डॉक्यूमेंटेशन की फाइल जो मेंटेन करते हैं ना, उसको भी ऐसे मेंटेन कीजिए। ये वाला जो आपका पेज होता है ना, ये वाला थोड़ा सा हैवी पेज होता है, 180 ग्राम 200 ग्राम तक का पेज होता है, मोटा पेज, ठीक है। इसको आप पहले एक लगाइए जो है मेन पेज के रूप में, और उसके नीचे फिर सर्टिफिकेशन की फाइल लगा दीजिए इसी प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से फिर आप अपना एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से एक बड़ा सा मोटा सा पेज लगा दीजिए, जिससे कि आप जब उस फाइल को पलटें तो उस मोटे पेज की वजह से ना सारे पेज आपके अलग अलग हो जाएं। यानी कि अगर आप फिजिकली कहीं कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा रहे हैं, किसी को कोई फाइल पकड़ा रहे हैं आप फिजिकली, तो उसमें फेस शीट, सर बहुत बहुत धन्यवाद मातोश्री चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फेस शीट आपको जरूर लगानी है। फेस शीट आप अगर यूज करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो फाइल है वो बड़ी मजबूती से दिखती है। सामने वाले व्यक्ति को जहां भी जाना है उसे पता है कि मुझे 2 बार मोटे मोटे पेज पलटने हैं, और जैसे ही मैं अपनी 2 बार फेस शीट को पलटूंगा तो मुझे इनके जो है एनुअल रिपोर्ट दिख जाएंगे, या मुझे इनके जो है एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिख जाएंगे, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाई जैसे ही आप फलानी चीजों इतने जो है फेस शीट पलटेंगे, जैसे पहली फेस शीट क्या बनी हमारी, इंडेक्स की, दूसरी फेस शीट क्या बनी हमारी, एनजीओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, तीसरी क्या बनी, इंडेक्स सर्टिफिकेट डिडक्शन सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट की, चौथी फेस शीट बनी हमारी एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, पांचवी बनी हमारे पास एनुअल रिपोर्ट एक्टिविटी प्रोफाइल की, है ना, छठी बनी हमारे पास इसकी, सातवीं हमारे पास जो भी है वट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फेस शीट यूज करेंगे, और फिजिकल फाइल जब भी आपको बना के देनी हो इस प्रकार से आपको बनाकर देनी होती है। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी और मैंडेटरी चीज है जिन लोगों ने गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त कर रखी है, याद रखिएगा, जिन लोगों ने गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त कर रखी है और उन्होंने अपने एनजीओ दर्पण के अंदर, एनजीओ दर्पण सर्टिफिकेट के अंदर जब एनजीओ दर्पण का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां पर अगर आपने अपने ग्रांट्स का एक कॉलम होता है फंड्स रिसीव्ड वाला, वहां पर अगर उन ग्रांट्स को आपने मेंशन नहीं किया हुआ तो यकीन मानिए कि जब आप कहीं भी अपना प्रोफाइल देते हैं तो वहां बड़ी दिक्कत आएंगी आप। तो समय समय पर आपके एनजीओ दर्पण पर जो है ना वो ग्रांट्स सेक्शन लेटर, सेक्शन लेटर्स, सर मैं एक बार आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, शायद आपने सैंक्शन लेटर कहा है क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, यस यस ठीक है। सैंक्शन लेटर्स याद रखिएगा सर, देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्रोफाइल को कहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। हम आपसे अगर रिकॉर्ड मांगा जाता है कि सिमिलर वर्क जो पिछले कर रखे हैं उनसे संबंधित अपना डाटा दीजिए, एक्सपीरियंस बताइए, तो जब हम एक्सपीरियंस वगैरह को बताते हैं वहां पर, तो उसमें हम अपने जितने सैंक्शन लेटर्स होते हैं, है ना, हालांकि हमारी ये चीज कहाँ पर आ जाती है पता है आपको, एनुअल रिपोर्ट या एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर, याद रखिएगा। सैंक्शन लेटर्स के लिए अलग से हमें कॉलम नहीं मिलता है। सैंक्शन लेटर्स हमेशा, अपना ट्रस्ट प्लीज, आप सेशन को रिकॉर्ड करने का प्रयास ना करें। ये आपके जो सैंक्शन लेटर्स होते हैं इसको कोशिश कीजिए अपने एनुअल रिपोर्ट्स या एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर आप जो है डिस्क्लोज करवाया कीजिए, ये वहां अच्छे लगते हैं। ये जानकारी सभी को क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। यहां तक सभी जानकारियां सबको क्लियर हैं। यहां पर आप जो है एक लास्ट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 13 वर्ड तो कभी जो है हम यूज करते ही नहीं है, तो 13 पे लाके मैं इसके आज के सेशन को खत्म नहीं करूंगा। थैंक यू पेज विद इमोजी, चलिए मैंने एक पेज अपनी तरफ से और बढ़ा दिया। सर ई अनुदान को मैंडेट नहीं करना पड़ता कहीं भी, ई अनुदान को
पहली बात, ई अनुदान का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, ई अनुदान के जो भी सर्टिफिकेशन हमें मिले होते हैं वो मैन मेड सर्टिफिकेट्स होते हैं। जबकि अगर हम एनजीओ दर्पण की बात करें तो ऑलरेडी आपको बताया गया, एनजीओ दर्पण में हमें क्या करना होता है, सर्च दर्पण पर, सर्च एनजीओ पर जाकर नीचे सबसे लास्ट में कॉलम होता है सर्च बाय एनजीओ आईडी। तो वहां पर एनजीओ आईडी से, जो आपकी दर्पण आईडी है उससे, उसके नाम से आप उसको जब सर्च करेंगे अपनी एनजीओ को, तो नीचे एक लिस्ट में आपका नाम दिखाई देता है। उस लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं अपने नाम पर, तो एक 2 पेज का, एक 2 या 3 पेजों का एक सर्टिफिकेट पूरा डाउनलोड हो जाता है, 2, 3, 4 पेजों का जिस हिसाब से आपने डाटा फिल किया होगा, वो लगाना होता है। जो हमें इस प्रकार से मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमें ट्रस्ट के अंदर, जैसे मैंने अपने पास रखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको सभी। अब मैं कहूं कि भाई मुझे ये सर्टिफिकेट लगाना है, ये नीति आयोग वाला, कभी मत लगा देना गलती से भी। ये मैन मेड सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनका यूज नहीं करना है हमें। किसका यूज करना है? जैसे हमारे पास नीति आयोग सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पर नीति आयोग मैंने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिया हुआ है, एनजीओ दर्पण, ये रहा। हमारे पास इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, ये लगाया जाता है। याद रखिएगा, आपको पता होगा कई जगह पूछा जाता है आपके रजिस्ट्रेशन एनजीओ दर्पण की डेट क्या है। जैसे आपने जब 12 एटीजी फाइल किया तो वहां पर पूछा जाता है भाई आपके एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है, ये देखिए, यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है कि किस दिन हमने संस्था को एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड किया था। वैसे आप पूरे पोर्टल पे कहीं भी घूम लीजिएगा, ये आपको वहां पोर्टल पे नहीं मिलेगी ये चीज। जब आप अपने पोर्टल पे जाते हैं, एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे जाते हैं, तो वहां पर आपको ये चीज नहीं मिलती है, रजिस्ट्रेशन डेट नहीं लिखी होती वहां पर। ये आपको सिर्फ इसी सर्टिफिकेट के अंदर मिलती है। सर एलईआई सर्टिफिकेट क्या है? एलईआई सर्टिफिकेट मैम लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट आइडेंटिफायर होता है। इसकी 5-6 हज़ार रुपए कुछ कॉस्ट होती है। जैसे हम हर साल अपना जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन मैंडेट करवाते हैं, इसको वैलिडेट करवाते हैं, ऐसे ही एलईआई सर्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी। और ये मोस्टली जो बड़ी ग्रांट्स होती हैं वहां पर यूज होता है। जब हम सीएसआर की बड़ी ग्रांट में कहीं डील कर रहे होते हैं तो वहां पर एलईआई सर्टिफिकेट का यूज होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसी नाम से आपको सर्च करना है गूगल को, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इस नाम से आप गूगल को सर्च कीजिएगा, वहां पर इसकी वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की। वहां पर ऑनलाइन फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा, 5,000 कुछ रुपए उसकी फीस है, उसको जमा कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट आपका वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। इजी प्रोसेस है। ये जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा जानकारी जरूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गलती की वजह से आपने अपने सरप्रस्त अध्यक्ष महोदय को खो दिया है, आपने उनकी सेवाओं को खोया है। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग, सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने शायद आपको ऑथराइज किया हुआ है। अंडरटेकिंग समझा नहीं मैं आपका। दादा एग्जांपल मैं ओएनजीसी कंपनी को अप्लाई कर रहा था। ठीक है। उन बॉन्ड के ऊपर कौन ये मेन मतलब प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं ना, उनका फोटोज एंड अंडरटेकिंग उनका एक मैटर रहता है नहीं नहीं सर, उसके। देखिए वो अलग है, वो अलग हाँ है, वो अलग है, हाँ दादा। वो अलग है। वहां पर जब आप जाते हैं वो अंडरटेकिंग, देखिए हर एक प्रोजेक्ट का अपना अलग अलग होता है हिसाब किताब। ठीक है। वहां पर कई प्रोजेक्ट में एनेक्सर मांगे गए होते हैं, है ना। एनेक्सर का एक ओके फॉर्मेट दिया हुआ था आपको, वो एनेक्सर फॉर्मेट आप यूज कीजिए, वो अलग चीजें हैं। ओके। वो अंडरटेकिंग एंड पे लगाना है क्या, कुछ प्रपोजल का लगाता है तभी लगाना है दादा? सर देखिए, जब आप प्रपोजल लगाते हैं तो हर जगह अंडरटेकिंग नहीं मांगी जाती है, वो ओके स्पेशल कुछ केसेस मांगे जाते हैं, जहां जहां मांगे जाए वहां लगा दीजिए, ओके उसको ओके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर दीजिएगा नीचे, एडिशनल ओके भाई। डॉक्यूमेंट। ओके थैंक यू दादा, थैंक यू। पूछा एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं? सर एनजीओ दर्पण के ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है, पहले भी समझाया गया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। हमें सर्च एनजीओ पर क्लिक करना होता है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आप यूनिक आईडी डालिएगा आपकी, जैसे मैं यहाँ पर जो है अपनी यूनिक आईडी डाल देता हूँ। सबसे बड़ी चीज, आपको अपने नंबर से याद होने चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पर निकल के आ गया है, मुझे इस नाम पर क्लिक करना है। ध्यान देखिए मैंने कहाँ पर क्लिक किया है, अपने नाम पर। ये देखिए यहाँ पर ये लिंक बना हुआ है, इस पे जैसे ही मैं अपने नाम पर क्लिक करूंगा ये सर्टिफिकेट मेरा यहाँ पर आ गया है। मुझे यहाँ पर सिर्फ जो है प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको सेव एज पीडीएफ कर देना है। ये मेरा जो है पीडीएफ सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 4 पेजों में मेरा पीडीएफ आ गया, ये चारों चारों पेज यूं क्यों लगेंगे।
ठीक है, यहीं पर आपके वो देखिए दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट मिलती है, यहीं पर आपको 22 फरवरी 2019। यहां से पता लगती है आपको किस डेट को आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया था संस्था का दर्पण में। बाकी आपको पूरी साइट पे कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरे लॉगिन हो जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये चीज। सर्टिफिकेट डायरेक्ट पीडीएफ में ऐड करना हो सर, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले संस्थान ने आपसे किस रूप में मांगे। कोशिश कीजिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन हर जगह चलता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए कोई मना नहीं करता। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन में आप अपनी एनजीओ की सील, अपने पद की जो सील है उसको लगा सकते हैं और आप उसे सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। नूरे फला ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी सर। सर कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे आप फर्स्ट में कवरिंग लेटर जो बताया है, तो वो जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि एप्लीकेशन लेटर बोला है, जो रिक्वेस्ट लेटर होता है वो, या कवरिंग प्रोजेक्ट का बहुत सारा कवरिंग लेटर कवरिंग अलग लेटर होता होता है, कवरिंग लेटर अलग होता है, उसके लिए ऑलरेडी केसबुक सीरीज 1 में बताया गया है। है। ठीक। चलिए जी, किसी और साथी का कोई प्रश्न हो आज की इस सीरीज से संबंधित, सिर्फ आज की जानकारी से संबंधित? आज के सेशन से संबंधित किसी का कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है, वाग एजुकेशन फाउंडेशन जी, श्रीमान जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। दादा ये सभी एक ही पीडीएफ में करके भेजने का हाँ, उसके बाद आप एक ही पीडीएफ में भेज सकते हैं। आपसे ओके। चाहे किसी ने अलग अलग मांगा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से भेजेंगे तो ये आपका सेपरेटेड माना जाता है। हाँ दादा। इसको सेपरेटेड ही माना जाता है। ओके। अगर किसी ने कहा जी सेपरेट सेपरेट भेजना डॉक्यूमेंट, आप उसको इस वाला ये वाला भेज दीजिए, वो मना नहीं कर पाएगा। इसे ओके। सेपरेटेड में ही काउंट किया जाता है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। आदर्श सेवा भावी संस्थान। हेलो सर। जी बोलिए। सर सीएसआर कंपनी को हम एप्लीकेशन देते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो पहले शुरू क्या देना चाहिए? कुछ कंफ्यूजन है बहुत सारा। कोई बोलते हैं कि पूरी फाइल दीजिए, कोई बोलते हैं 4-5 पेज दीजिए, क्या कैसे देना चाहिए? मान लीजिए उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, ठीक है जी। हाँ। 2 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है ईओआई, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने कोई प्रपोजल निकाला हुआ है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंटेशन उनके हिसाब से चलेंगे, ठीक है जी। अगर आपसे वो परिचित नहीं थे, आपको सिर्फ उनके बारे में पता लगा, ये पता लगा यार वहां ग्रांट अवेलेबल है, उन्होंने कोई सर्कुलर नहीं निकाला हुआ अभी, ठीक है, आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर आपको भेजना होता है एक आपका कवर लेटर, पहली चीज, ठीक है। दूसरा भेजना होता है आपका सिंगल पेज का एनजीओ प्रोफाइल, जो आपको बताया गया है इसमें केसबुक सीरीज 1 में, ठीक है जी। और तीसरा आपको भेजना होता है आपका सॉरी दिमाग से नाम अभी स्प्लिट हो गया, आपको ध्यान होगा संस्थाओं को उसे पर्टिकुलर वर्ड कहा जाता है। सर किसी भी साथी को याद है जो 99 रुपीज में हमने एप्लीकेशन करवाई थी, उसके अंदर हमने एक 2 पेजों का एक प्रोफाइल लिखना बताया था, कंसेप्ट लेटर, यस कंसेप्ट नोट। थैंक यू समरीन वेलफेयर फाउंडेशन। कंसेप्ट नोट यानी कि 2 पेजों का आपका एक छोटा सा कंसेप्ट नोट जाता है, ठीक है जी। बस ये 4 पेजों में आपकी पूरी एप्लीकेशन होती है। पहला पेज कवर लेटर, दूसरा पेज आपका एनजीओ प्रोफाइल का, और बाकी जो 2 पेज हो सकते हैं वो आपके कवर उसके रहेंगे कंसेप्ट नोट के। ये आप उनको भेजिए, उसके बाद वो अगर आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, आप डिटेल प्रोजेक्ट प्रोफाइल मांगते हैं, उसके हिसाब से फिर आप आगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, आदर्श सेवा भावी संस्था अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी आपका हो चुका है सर प्रश्न, थैंक यू। अब चैट बॉक्स को एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद काफी लोगों ने चैट किया। Concept letter, thank you. I think we can mention covering letter that documents are enclosed here with an appendix in attached index. सर ऑलरेडी देखिए हमने कवर लेटर, मैंने जहां तक इसको किया है, कवरिंग लेटर को हमने ऑलरेडी पेज नंबर 1 दिया हुआ है। कवरिंग लेटर को हम इंडेक्स से पहले नहीं डाल सकते, इंडेक्स के अंदर ही उसको डालना होता है। जहां तक मेरी समझ कहती है, जहां जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, उसके हिसाब से मैंने अपने आप को आपको बेस्ट रिप्रेजेंट किया है। इंडेक्स में अकाउंट डिटेल नहीं जाएगी, इंडेक्स के अंदर कहीं भी अकाउंट डिटेल नहीं जाएगी।
संबंधित संस्थान को अगर आपसे बैंक डिटेल चाहिए होती है तो ये मान के चलिए उन्होंने आपसे कहीं ना कहीं बीआरएल के अंदर, है ना, कहीं ना कहीं कैंसिल चेक के अंदर किसी ना किसी रूप में ले लिए। अलग से पेज मत लगा देना बैंक डिटेल का, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे ज्यादा नाम तो यही डुबाया हुआ है। अकाउंट डिटेल पहले भेज दो, है ना, हम लायक हैं या नहीं है उसको नहीं जज करना अपने को, पहले अकाउंट डिटेल पहले जानी चाहिए सामने वाले के पास। ऐसी गलती नहीं करनी अपने को। 12 एटीजी रिन्यूअल कैसे करें सर? एनजीओ दर्पण को हर साल ऑडिट करना अनिवार्य है। देखिए सर, एनजीओ दर्पण को हर साल जो है अपडेट करना अनिवार्य होता है, उसकी स्पेशल कोई ऑडिट नहीं जाती है। और पहले हालांकि शुरुआती सीजन में जो है एनजीओ दर्पण पे ऑडिट मेंशन की गई थी, लेकिन अब रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए जी, एनजीओ दर्पण में प्रोजेक्ट लोकेशन देना होता है, उस समय केवल एक ही जिला लेता है, जबकि हम कई जिलों में कार्य करते हैं। सर प्रोजेक्ट लोकेशन आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर। आप मल्टीपल लोकेशंस आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार पहले जो वीडियो है पिछली उसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जहां पर हमने एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। चलिए जी, आदर्श सेवा भावी संस्था, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल इंडेक्स में नहीं देना, कब देना है फिर वो? नहीं 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 सर, कहीं नहीं देनी होती है, इंडेक्स के अंदर देना ही नहीं होता है कहीं भी। इंडेक्स के अंदर कहीं भी अकाउंट डिटेल नहीं होती है। ठीक है सर। ठीक है जी, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, ना चाहते हुए भी आपकी बैंक डिटेल जो है वो आपके डोनर के पास होती हैं। कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल उसका सेट कर देता हूं, बता देता हूं। क्योंकि कई लोग ना अकाउंट डिटेल के पीछे, पहले यार इतना पीछे क्यों पड़े हो अकाउंट डिटेल के? अकाउंट डिटेल नहीं जाएगी इसका मतलब प्रोजेक्ट पास नहीं होगा आपका। यार जिस दिन प्रोजेक्ट पास होगा ना, वो आपसे फोन करके मंगा लेंगे आपकी अकाउंट डिटेल्स। सब लोग उसके लिए पहले परेशान होते हैं कि बैंक डिटेल कैसे दें उसको। बैंक डिटेल जिसने आज तक दी है उनके आज तक प्रोजेक्ट पास नहीं हुए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है ट्रस्ट के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है उद्योग आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन। हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं, उद्योग आधार। जब आप अपनी डिटेल्स जो है शेयर करते हैं सामने वाली एजेंसी के साथ, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाती हैं, क्योंकि आपका बहुत जगह पर जो है अकाउंट्स ऑलरेडी लिंक होता है। नहीं तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया सर। देखिए यहाँ पर आप जो इनको कैंसिल चेक अगर आपसे मांगा गया है, यहाँ पर आपकी डिटेल होती है, बीआरएल में आपकी डिटेल होती है ना, इनमें आपकी डिटेल्स होती हैं ऑलरेडी। तो आप प्लीज डिटेल्स, बैंक डिटेल के लिए प्लीज कोई भी प्रश्न ना करें मुझसे। बैंक डिटेल नहीं देनी होती कहीं भी कैसे भी। जिसको जरूरत होगी, अगर वो आपको जो है आपको कंसीडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे ले लेंगे। सर अपडेट करते समय, सर अगर आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9991997000 पर कॉल कर लीजिएगा। आपको लीगल असिस्टेंस जो है टीम प्रोवाइड कर देगी, वहां पर आपको समझा देगी कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। चलिए जी, स्क्रीन मूव नहीं हो रहा है, छोड़िए सर, स्क्रीन को शायद मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया था। खैर कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपके बीआरएल वगैरह में जो है सारी चीज ऑलरेडी इंटीग्रेट होती हैं। ठीक है जी, बैंक से डिटेल अगर आपकी चाहिए होगी तो ऑटोमेटिकली आपसे मांग लेंगे, निश्चिंत रहिए। उन्हें भी पता है यार, उन्होंने आपका प्रोजेक्ट कंसीडर किया है, तो उन्हें आपको जो है अमाउंट भी देना है उसका, है ना, वो कैसे देंगे, तो वो आपसे अपने आप मंगा लेंगे। लेकिन यहां मत दीजिएगा प्लीज, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां पर कोई भी ना दे। ईओआई के अंदर कोई भी संस्था जो है अपनी बैंक डिटेल ना डाले और ना डालने का प्रयास करे। और अगर भविष्य में, निकट भविष्य में कभी ऐसा आप करते हैं और ऐसी कोई फाइल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास आती है, तो उसे तुरंत फाड़ के फेंक दिया जाएगा डस्टबिन। इट्स ओनली ए वेस्ट। और यकीन मानिए सिर्फ यहां ही नहीं, जहां जहां आपकी फाइल जाएंगी वहां वहां आपकी चीजों को ऐसे ही फाड़ के फेंक दिया जाता है। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट में हैं, आप हैंड रेज मत किया कीजिए। ओके दादा, अभी हम लोग ईसीएस फॉर्मेट देते हैं ना, उसमें तो बैंक डिटेल्स वगैरह सभी बैंक विद सील एंड सिग्नेचर टेस्टेड वो रहता ही है। हाँ हाँ,
वो अलग से हम लोग देने का जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं होती, मैं बताता हूँ, शायद बीआरएल के अंदर होती है आपकी, आप ईसीएस फॉर्म भरवाते हैं, अगर ईसीएस मांगा गया आपसे उसमें होती है, अगर आपसे कैंसिल चेक मांगा गया तो समझो आपने बिल्कुल दे दिया बैंक के अकाउंट, सारी डिटेल पहुंच गई आपकी ऑलरेडी, ठीक है, तो अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती। ईसीएस फॉर्मेट बहुत लोगों को पता भी नहीं है सर। सर बैंक मैंडेट फॉर्म का काफी देखिए एक कॉमन स्ट्रक्चर अलग चलता है, हालांकि हमने दिया हुआ है। आप अगर दिसंबर के लास्ट की वीडियोस को चेक करेंगे, हाँ 21 से 30 दिसंबर के बीच की वीडियोस को चेक करेंगे, वहां पर बीआरएल के ऊपर ही सारी बात हुई है। हाँ एक ग्रांट एप्लीकेशन करवाया गया तो वहां पर काफी सारे फॉर्मेट्स आए हुए थे, उस फॉर्मेट को समझाया गया बकायदा। मैंने बताया ना कि अगर हम पीछे कुछ छोड़ चुके हैं तो वो आगे हमें दिक्कत के रूप में हमारे सामने आएगा। और अब आने वाले समय में माधव एनजीओ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मोस्टली सर्विसेज जो है, आपको डायरेक्टली, मैंने बताया ना कि डायरेक्ट काउंसलिंग बंद हो जाएगी। डायरेक्ट काउंसलिंग में एक ही जवाब मिलेगा, सर वीडियो में अवेलेबल है, सर्च कर लीजिए वीडियोस को। काफी लोग कहते हैं सर उस वीडियो का लिंक दे दो, पर्टिकुलर वीडियो का नहीं मिलेगा सर, सर्च कीजिए चैनल पर अब, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं जुड़े, ये आपकी गलती है। हमने अपनी नॉलेज को अपनी तरफ से अपडेट किया है आपके लिए, ठीक है, आपकी गलती है कि आप उसको नहीं सीख पाए। तो अब जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हो चाहे गैर संबद्ध हो, याद रखिएगा पर्सनल काउंसलिंग्स 1 अप्रैल से बंद कर दी जा रही हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप चैनल से उठाइए। कोई जानकारी अगर हमें ऐसी लगेगी कि जो चैनल पर नहीं अवेल करवाई है हमने, वो भले ही आपको पर्सनल काउंसलिंग के अंदर दे दी जाए और नेक्स्ट डे उसका वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अब पर्सनल काउंसलिंग को जो है मोर देन 80% बंद कर दिया जाएगा। अब आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, आप जो है जो कंसल्टेंसी चार्ज है वो पेड कीजिए। जो भी मानक तय किए जाएंगे कोर टीम के द्वारा, भाई 1 घंटे का 1000 रुपए 500 रुपए जो भी तय करना होगा, वो जो तय करेंगे उसके हिसाब से आप अमाउंट क्रेडिट कीजिए, फिर मुझसे 1 घंटा बात कीजिए, 2 घंटे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से आप 6-6 घंटे बात कीजिए, अमाउंट पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ समझाने बताने के बावजूद अगर आप लोग बिल्कुल बेवकूफों वाला बर्ताव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगर आपकी इस हरकतों की वजह से इस्तीफा दिया है तो वी मस्ट बी सेम ऑन अस, हमें अपने ऊपर जो है शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इतना सब कुछ आपको सिखा रहा है बता रहा है, उसके बावजूद हमारी ये हरकतें हैं कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति परेशान होकर जो है अपने इतने बड़े पद को त्याग के जा रहा है सिर्फ हमारी हरकतों की वजह से। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आप मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय सर अपने आप को आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? आपको सर को होस्ट किया गया था, शायद आपने छोड़ दिया। सर ओवर टू यू, आप इस मीटिंग को अब एंड की ओर लेके चलिएगा, ठीक है जी। मेरी ओर से आज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया। सर धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, यादव जी द्वारा अब ये आपको कितना ब्रीफ समझाया गया। अब जैसे कुछ साथी ओएनजीसी की बात कर रहे थे, देखिए ओएनजीसी में ईसीएस मैंडेट फॉर्म, उसके साथ कई डिक्लेरेशन भी मांगी गई है। ब्लैक लिस्ट तो नहीं आपके एनजीओ को 100 रुपए के स्टैंप पे मांगे गया है। यही आप गवर्नमेंट की उस पर जाएंगे तो गवर्नमेंट में आजकल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है, 20 रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है और प्री रिसीट ली जाती है। क्योंकि आजकल जो पेमेंट आती है ना सर, बैंक में आती है, उसके बाद कोई लोग देंगे नहीं, इसलिए आपसे पहले ही हर चीज भरवा ली जाती है। तो इसके लिए अलग, जैसे बताया गया कि हर चीज, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग उसूल है, अलग अलग नियम है। अब मैं सर से एक चीज और कहूँ, सर आपने जो इंडेक्स बताया है ना सर, साथियों को बता दो ये लेटर हेड पे करना है या प्लान पेपर पे? नहीं सर, नहीं तो ये सब पेपर पर रहेगा और ये कॉमन है। हाँ हाँ, यहाँ तक जो आपको दिया गया है, यानी कि मैं अगर लास्ट के 4 लेटर्स की बात करूं, ठीक है, हालांकि कैंसिल चेक देने में कोई बुराई नहीं है कहीं भी, ठीक है जी, बैंक लेटर या बीआरएल देने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। और थैंक यू पेज विद इमोजी, यानी कि आपने एक बड़े से पेज पे, जैसे हमने यहाँ पर थैंक यू लिखा है, एक इमोजी लगा दिया स्माइली, ठीक है, ये लगा के आप दे सकते हैं, ये कॉमन है। यहाँ तक सब कॉमन है। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी ग्रांट में आप जाएंगे, इतना तो कॉमन है। एडिशनल वहां कुछ अलग मिल सकता है, किसी प्रकार के एनेक्चर हो गए, किसी प्रकार के आपसे जो है एफिडेविट मांग लिए गए, वो अलग हैं। देखिए सभी साथियों ने अभी के नाम से आप दे सकते हैं उसको अलग से, बस। हाँ जी साथियों, आपने अभी अपने सीएसआर में, बैंक में या कहीं भी कॉर्पोरेट एजेंसी में जो अभी 10 दिन पहले सर ने लेटर भिजवाए थे, अभी तक किसी सर ने पूछा तभी एक्सपीरियंस बताए गए थे कि जी हमें कंसर्न एमएलए द्वारा बुलाया गया है, बैंक द्वारा सपोर्ट किया गया है।
उसके बाद किसी साथी ने ये नहीं बताया कि जी हम उस एमएलए के पास गए थे, एमएलए ने हमें सपोर्ट करा या नहीं करा, क्योंकि सर ने पूछा नहीं। तो सर देखिए, महासिंह भी तो ये जानना चाहता है ना कि आप अपनी तरफ से क्या बताएंगे। अभी तक किसी, इतने दिन हो गए केस बुक उस बात को करे, शायद 10 दिन हो गए, 10 दिन से किसी ने भी ये नहीं बताया कि किसी बैंक से उनके पास फोन आया या महासिंह से मुझे ये बेनिफिट हुआ, कहीं से मुझे कंप्यूटर मिलने का वचन हो गया है। अभी बार बार कहे जा रहे हैं कि सर आप लोगों को जो महासिंह से फायदा होता है आप उसको शेयर करिए, बताइए, हमारा हौसला तभी बढ़ेगा। नहीं तो हम तो सोचते हैं भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आपको देखिए अभी जो सर ने इतना ब्रीफ करा है, ये बहुत अच्छा वो ब्रीफ है। इसमें अगर आप लोग सीखेंगे ना तो नेचुरल बात है, इस प्रोसेस को आप अभी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अभी समय है, अपने आस पड़ोस में कॉर्पोरेट किसी एजेंसी में आप अप्लाई करिए ना, आप अप्लाई करिए, आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा। अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है और 1 हफ्ते में अगर आपकी टीम ने थोड़ी मेहनत कर ली सर, अभी क्योंकि फंड सबके पास बचे हुए हैं और कल से नवरात्रि और रमजान एक साथ शुरू हो रहे हैं, ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, क्योंकि नवरात्रि और रमजान एक साथ में शुरू हो रहे हैं और कमिंग ईयर में हमारे जो सरकार की वो 2024 हो रहे हैं, सरकार भी बहुत प्रोग्राम्स एनजीओ के लिए ला रही है। बस हमें अवेयर रहना है। बाकी सर मैं कहना चाहता हूँ, सर मैंने इस्तीफा दिया है, मैं महासंघ के तो मैं साथ था, हूँ और रहूंगा। जो भी अपडेट्स, जो भी मेरे साथ मुझे जितनी जानकारी मिलेगी और यार मैं जो कर सकता हूँ सर, जैसे मैं कल पद का ही वो नहीं है, बस पत्तों का के ऊपर आप हैं या हम हैं, सब वो है। पर कहीं ना कहीं सर कारण ये एनजीओज ही रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा अगर ये मैनेज कर लेते, थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, जानकारी इनको दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, इनके साथ इनके फायदे की चीज है, इनके डॉक्यूमेंटेशन सही कर लेने से सर मुझे तो फायदा नहीं होगा ना। नहीं सर, मुझे भी इंडिविजुअल फायदा नहीं होता, और मुझे ये लगता कि यार मेरे, चलो कम से कम जिस भी संस्था को मिलता, जो भी मिलता, तो कम से कम उसे ये तो याद रहता भाई उनके द्वारा इतना वो मिला। करने वाली तो कुदरत है, हमारी तो कोई औकात नहीं सर हम कुछ कर सकें, बस उसका एक माध्यम है कि सर जो आपको इतना समझा रहे हैं और ये करा। और फिर भी आप सब लोगों के लिए जो अब ये कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और रमजान भी शुरू हो रहे हैं, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप CSR में ट्राई करें, चाहे ऑनलाइन ट्राई करें। जैसे कल सर ने CSR फंडिंग का बताया था कि आप डाटा कहाँ से निकाल सकते हैं, सर निकालिए उस डाटा को, भेजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, करिए तैयारी, क्योंकि 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं सर। अब आप 28 तारीख को भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं, 2 से 3 दिन, आज हो गया मंगलवार, बुध बृहस्पति शुक्र, तो आपने जितनी भी 2 4 5 10 शायद आप 10 जितनी ज्यादा से ज्यादा डालेंगे ना, ऑनलाइन करिए, आपको कहीं जाना भी नहीं, ऑनलाइन करेंगे आपको बड़ा फायदा होगा और शायद किसी ना किसी को इसमें मिल भी जाएगा कुछ। और साथियों, और जो अब आपकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहे कि हमें इसके बारे में, अब जैसे सर ने के सीरीज पर 2 पे बता रहे हैं, भाई आप भी कोई नए टॉपिक बताइए हमें, हम क्या करें क्या नहीं करें, जिससे आप लोगों को ग्रांट मिल सके। अपना एक ही मकसद है कि आप लोग सक्षम हो जाएं, एम्पावर हो जाएं, जानकारी लें। और जो मेरा टारगेट, सर मैं महासंघ में भले अध्यक्ष नहीं हूँ, अभी तो एट प्रेजेंट तो हूँ, फिर भी मेरा साथियों को ये रहेगा कि हमें नेक्स्ट ईयर 10 CR तक अपनी जो मन संस्था है उनको पहुंचाना, 10 CR, बस बशर्ते सब चलना साथ पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अब लोग कहेंगे भाई सर तो अपनी जो वो क्या कहते हैं कंसल्टेंसी चालू कर दी सर ने, या वो इसीलिए मजबूरी करना पड़ रहा है। आप लोग फ्री के सोचते हैं चलो भाई यादव ये समझ नहीं आ रहे, कोई और सर्च नहीं करेंगे, चलो यादव जी को फोन कर ले, नहीं सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखो, वीडियो में जानकारी लो और प्रोजेक्ट बनाओ, और कहीं कमी कोई दिक्कत आ रही है आप महासंघ के साथ महासंघ को कॉल करें, तब अब आप एक बार सीखने का प्रयास करें। बस मैं अपनी इन बातों को समाप्त करते वाणी को विराम देता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। आने वाले दिन रमजान और नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माता रानी और परवरदिगार खुदा आप सबको सलामत रखे, आपको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की दे, और अगले उसमें मैं तो ये चाहता हूँ इसी फाइनेंशियल में सबको एक 2 ज्यादा नहीं कुछ प्रोजेक्ट जरूर मिले 31 मार्च। धन्यवाद, शुभ रात्रि सर। ओवर टू यादव जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी संस्थाओं को प्रेरित करने के लिए, और आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। मैं सभी लोगों से
निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग किस बुक सीरीज में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़े रहें। जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध हैं, वो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ लगातार ले रहे हैं, और जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध नहीं है, कई बार उनके ग्रुप में मैसेज नहीं आता है, नहीं डाला जाता है, क्योंकि कई बार जो है टीम नियमों को बारीकी से फॉलो कर लेती है, कई बार जो है लाइटली फॉलो कर लिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये जानकारियां आपसे छूट रही हैं, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान है। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा बेहतरीन जानकारियां शेयर की जा रही हैं, तो बिल्कुल आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ना चाहिए, इसको फॉलो अप करना चाहिए, और आप लगातार इन जानकारियों का लाभ उठाते रहें। मैंने आज भी आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे जो इंडिविजुअल हमारे लिसनर्स हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे, जिन्होंने अभी तक, मैं अगर क्राउड की बात करता हूँ, मैं एक बार अपनी स्क्रीन एक बार आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जो काफ़ी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एक बार ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं अगर अपने चैनल पर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखती हैं, जैसे कि कस्टमाइज़ेशन पे चलते हैं। सॉरी, हम एनालिस्टिक पर चलते हैं, ऑडियंस। ये देखिए, यहाँ पर मुझे एक डाटा मिलता है कि आज भी मेरे 48% जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ये देखिए, सब्सक्राइबर्स हु टर्न ऑल नोटिफिकेशन, केवल 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। सब पता लगता है सर यहाँ पर। सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल, एनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशंस, इतने परसेंट लोग हैं। इसी नोटिफिकेशन में मैंने कल जब चेक किया, तो मुझे पता लगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखते वो हैं, व्यूअर्स हैं वो हमारे, लेकिन उन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक टास्क मान लीजिए या एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए। मेरी दिल्ली में अर्थक्वेक आया है क्या अभी? सर कंफर्मेशन नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। बाकी क्योंकि मैं अभी एनसीआर में हूँ, तो अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ भी फ़ील होता। आई थिंक सो शायद आया है, क्योंकि अभी कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी। हो सकता है वो उसका नतीजा है, पक्का नहीं कह सकता हूँ। चलिए खैर, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी संस्थागत साथियों से कि एक छोटा-सा टास्क मान लीजिए, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए। आज मैं आपसे एक पर्सनली निवेदन कर रहा हूँ मेरी सभी सहयोगियों से, कि अभी हमारे चैनल पर लगभग सब्सक्राइबर जो काउंट है, वो अप्रॉक्सिमेटली 7.9 है, और हमें इस 30 तारीख तक, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें इसको 10,000 क्रॉस करना है। तो एक बार आप सभी लोग अगर अपने एफर्ट्स को लगा देंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक करे तो बहुत मुश्किल होता है, और वही काम अगर पूरी टीम करती है तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैं अपनी पूरी टीम से, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे मेरा निवेदन करना चाहूँगा, आपकी अगर फैमिली में भी 4 लोग हैं और हर एक व्यक्ति सिर्फ 4 या 5 सब्सक्राइबर ही अपनी तरफ से गिफ्ट के रूप में हमें दे रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये टारगेट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 31 तारीख से पहले-पहले हम लोग जो है इसको 10,000 क्रॉस कर चुके होंगे, और पूरा मेरा निवेदन रहेगा उन सभी संस्थाओं से जिनके यहाँ पर स्टूडेंट काउंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या एजुकेशन सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं, उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है 200-300 लोगों की भीड़ होती है। तो वो चाहें तो उनके लिए सिर्फ 1 दिन का काम है ये। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, अगर वाक़ई में आप लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, तो इस संडे तक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोग, सभी संस्थागत साथी हमें, हमारी जानकारी को इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने इस टास्क को 3 दिन के अंदर कंप्लीट करके फेंक दिया। यानी कि संडे तक हम इस टारगेट को अचीव कर चुके होंगे। अदरवाइज़ हमने जो है एक एडिशनल जो है टाइम 31 तारीख तक ज़रूर लिया है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम एक मिसाल कायम कर सकें। हम अपनी तरफ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारा रहे,
सब्सक्राइबर्स का, वो आप लोग जरूर दें। इसको आप अपनी मेरी तरफ से एक छोटा सा टास्क मान लीजिए, एक समाज सेवा है ये भी। तो प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस ओर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अब अलविदा लेना चाहूंगा। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। सर बिल्कुल, आपके स्कूल में 1100 स्टूडेंट है, फिर तो सर एक दिन का खेल है ये। आदर्श सेवा भावी संस्था। सर बिल्कुल, अगर आपके यहाँ स्टूडेंट्स जो है मोबाइल यूज करते हैं या फिर पर्टिकुलर्स कुछ ऐसे हैं आपके पास, क्योंकि पीछे लॉकडाउन में कोरोना क्लासेस जो है सब ऑनलाइन चली हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आपका सहयोग सर बहुत ही अतुल्य हो सकता है। तो बिल्कुल मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन 3 दिनों के अंदर हमें इस टारगेट को एक बार कंप्लीट करना है। हम चाहते हैं कि जब हम नए नव वर्ष के अंदर प्रवेश रखें, अपना पहला कदम रखें, क्योंकि हिंदू नव वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जब हम बात करें तो हमारे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हों, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वहां पर जो हम जानकारी दें वो आम जन तक पहुंचने वाली भी जानकारी होगी। यानी कि अब हमारे चैनल पर डोनर प्रमोशन से संबंधित वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। वो वीडियोस संबंधित संस्थाओं की रहेंगी, सभी संबद्ध संस्थाओं की हो सकती हैं। आने वाले समय में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग के द टॉक शो विद एसके स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपकी चर्चा होगी, आपके बारे में चर्चा होगी। वो वीडियोस भी हमारी इस चैनल पर लगेंगी और कहीं ना कहीं उन वीडियोस के माध्यम से जो डोनर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, वो भी हमारे चैनल पर जुड़ें। और कैसे देखिए ये कला होती है, और ये कला कैसे हमारी टीम को वर्क करना है इसके ऊपर वो टीम आपके साथ पूरा कॉपरेट करेगी। एक अद्वितीय जादू दिखाना है हमें कि अब हमारी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के चैनल को अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया था तो वो वहां से भी फंड रेजिंग कर रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण पेश करना हम सभी को, और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो भी संस्थाएं द टॉक शो विद एसके में नॉमिनेट होना चाहती हैं वो अपनी जानकारी तत्काल रूप से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अपने लेटर हेड पर एक आवेदन आपको देना है कि आप टॉक शो विद एसके में अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पूरी टीम के द्वारा हेल्प की जाएगी, आपकी बेहतरीन वीडियोस कलेक्ट की जाएंगी और उसके बाद एक बेहतरीन सेशन आपके साथ रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको डिस्प्ले किया जाएगा ऐसी चैनल पर। तो जहां से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग आप कर सकेंगे, और वो वीडियोस आपके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत ज्यादा काम आएगी आपकी फंड रेजिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी संस्थागत साथी इस चीज के लिए एग्री हैं, जो भी संस्थागत साथी इस प्रकार का कोई नया विकल्प चाहते हैं, वो 30 तारीख से पहले अपना लिखित आवेदन हमारे पास जरूर प्रस्तुत कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। शबा खैर, शुभ रात्रि, और सभी को आने वाले नववर्ष और कल से शुरू हो रही हमारी जो नवरात्रि पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि जी। आप अब जो है सभी लोग चैनल से सॉरी मीटिंग से आप क्विट हो सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं।